जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। आज मैं तुलदेव शर्मा डीएनए द्वारा यूट्यूब परिवार में दोबारा से एक बेहतरीन शानदार जानदार वीडियो लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक आपके सामने है सिकंदर थर्ड। अब इसको सिकंदर थर्ड क्यों कह रहे हैं बेटा? पहले सिकंदर और भी रह चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि द ग्रेट अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान। जी हाँ, बिल्कुल उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका इतिहास बहुत जबरदस्त शानदार जानदार रहा है। तो इसमें देखेंगे समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो इसके पिता थे फिलिप सेकंड। फिलिप सेकंड इसके घोड़े का नाम है, यानी जो इसका घोड़ा था उसका नाम था बुकेफला। क्या नाम था बेटा? बुकेफला। इसके जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है। और ये जिनको आदर्श मानता था उनका नाम है हरक्यूलिस, हरक्यूलिस और साइरस। हरक्यूलिस और साइरस। इसके जो पिता थे मैसोडोनिया। कौन सी जगह बेटा? मैसोडोनिया या मकदूनिया के शासक थे। मकदूनिया भी इसको कहा जाता है। और ये कहां पड़ती है बेटा? ये पड़ती है यूनान में। कहां पड़ती है? यूनान में पड़ती है। इसके पिता यानी सिकंदर के जो पिता थे, जो फिलिप सेकंड हैं, ये मैसोडोनिया मकदूनिया के जो राजा बने थे बेटा, ये 359 बीसी में बने थे। कौन से सन में? 359 बीसी में। सिकंदर के मैं जन्म की मैं बात करूंगा। इसका जन्म कब हुआ है? तो इसका जो जन्म हुआ है इसके पिता के राजा बनने के 3 साल बाद, यानी कि 356 बीसी में। अब होता क्या है, सिकंदर बहुत छोटा था। जब ये बहुत ज्यादा छोटा था तो इसका जो बचपन का नाम था वो अलेक्जेंडर था। क्या नाम था? अलेक्जेंडर इसका नाम था। अलेक्जेंडर के नाम से इसको जानते थे, अलेक्जेंडर। ध्यान रखना बेटा इसको। अब होता क्या है कि अलेक्जेंडर बहुत छोटा था, इसकी माता की मृत्यु हो गई। और जब माता की मृत्यु हो गई तो पिता राजपाट में बिजी रहते थे। साथ में क्या था, मंत्री परिषद ने सलाह दी इसके पिता फिलिप सेकंड को, क्या आप राजपाट संभालोगे या बच्चे की देखभाल करोगे या इसके केयर टेकर बनोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए होता क्या है कि यहां पर फिलिप सेकंड ने इसको यानी किसको, सिकंदर को अपने जो दरबार में जो इनके में रहते थे जिनका नाम था अरस्तु, अरस्तु के हवाले कर दिया। बोले अब इसकी कमांडिंग तुम्हारे हवाले है, आज से इस बच्चे की देखरेख तुम करोगे। अब होता क्या है कि यह अरस्तु ने तो पूरी देखरेख की जिम्मेदारी ले ली। अब होता क्या है कि अरस्तु के पास ये बच्चा पढ़ने के लिए चला गया गुरुकुल में। इसको शिक्षा दीक्षा दी गई। शिक्षा दीक्षा देने के बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पिता की याद आई, ये घूमने के लिए अपने पिता के पास आया। जब बेटा ये अपने पिता के पास आया तो पिता के पास आने के बाद क्या होता है कि ये वापस नहीं गया किसके पास? अरस्तु के पास। अब जब वापस नहीं गया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे ही समय बीतता हुआ चला गया। तो जब समय बीता तो उसके बाद होता क्या है, अरस्तु को थोड़ी सी फिक्र हुई, क्योंकि राजा का बेटा युवराज है तो फिक्र तो लाजमी है। और जब फिक्र लाजमी है तो ये आए फिलिप सेकंड के पास, आकर के बोले महाराज युवराज आजकल गुरुकुल नहीं आ रहे, यानी पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। तो ये बोले आप आज बता रहे हो, पहले से कहां थे? बोले कि सब गलती हो गई, हमने सोचा राजा है महाराजा है कहीं डांट फटकार ना हो तो डर की वजह से नहीं आए। अब होता क्या है कि फिलिप सेकंड ने कुछ नहीं कहा। शाम को बच्चा आया, खाना वाना खाया, साथ में सभी ने खाना वाना खा के बच्चा अपने बेडरूम में चला गया, शयन कक्ष में। अब उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जब ये बच्चा यानी अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर थर्ड बोलते हैं, अलेक्जेंडर दूसरे दिन क्या करता है कि तैयार होके जाता है। पिता फिलिप सेकंड बोले बेटा पढ़ने जा रहे हो? बोले जी पिताजी। बोले ठीक है जाओ। अब दूसरे दिन अरस्तु और फिलिप सेकंड इन दोनों ने क्या किया, मिलकर के इसका पीछा किया। अच्छा, जब पीछा किया तो पीछा करने के बाद होता क्या है कि इन दोनों ने देखा कि ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, हाई जंप लॉन्ग जंप, यानी भाले चलाना, तीर तलवार चलाना, तलवार चलाना, वो सारी चीजें सीख रहा है जो एक ग्रेट वॉरियर सीखता है, यानी कि एक कुशल योद्धा सीखता है। जब ये सारी चीजें देखी तो देखने के बाद ये भाई साहब स्तब्ध रह गए। बोले कि ये छोटा सा बच्चा ये सब क्या कर रहा है। जब ये सब देखा तो देखने के बाद इन्होंने इसको बुलाया सिकंदर को, भाई इधर आओ। सिकंदर बोला जी पिताजी, हाथ बांध के बिल्कुल सामने। जी पिताजी आदेश करें, क्या बात है क्या नहीं है, क्या परेशानी हो गई। तो
बोले ये सब क्या कर रहे हो? बोले पिताजी मैं वही कर रहा हूं जो एक कुशल योद्धा को करना चाहिए, ग्रेट वॉरियर को करना चाहिए। बोले मतलब ये है कि अरस्तु से मुझे जितनी शिक्षा दीक्षा लेनी थी, दीन धर्म की, बाइबल की जो भी लेनी थी वो मैंने सीख ली, अब वो मेरे काम की नहीं है। अब मुझे जो बनना है हरक्यूलिस और साइरस जैसा बनना। जैसे ही नाम सुना भाई साहब पैरों तले जमीन फिसल गई। क्यों? क्योंकि ये उस समय के इतने ग्रेट वॉरियर थे, इतने खतरनाक योद्धा थे कि अगर एक सेब को हवा में उछाल दें, तलवार से ही हवा में छोटे छोटे पीस कर देते थे। भाई साहब इन्होंने कहा तुम जानते हो कौन है वो? बोले जी मैं जानता हूं। बोले कौन है? बोले महान योद्धा है, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार किया, ये किया वो किया, कहानियां सुनाई है इसने हरक्यूलिस और साइरस के बारे में अलेक्जेंडर ने। जब बताई तो ये बोले अब आप क्या चाहते हो? तो अरस्तु से फिलिप सेकंड बोले कि अब मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे बच्चे को लेकर के जाएं और लेकर के जाने के बाद अब आपको क्या करना है? इसको ग्रेट वॉरियर बनाना है। लेकिन उन्होंने कहा बेटा प्रॉमिस करो तुम्हारे नाम से इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए, यानी तुम्हारे नाम से इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए। कोई ऐसा काम करना जो विश्व विजयी होकर के तुम्हारे नाम से एक नई कहानी बने और उसको भविष्य में जो भी पढ़े इंस्पायर हो। इतिहास में कहीं भी तुम्हारा नाम ना हो, लेकिन तुम्हारे नाम का वो इतिहास होना चाहिए जो गोल्डन वर्ड होने चाहिए, सुनहरे शब्द होने चाहिए, जो पढ़े वो एकदम बेहतरीन तरीके से काम में आए। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ये सब किया। लेकिन होता क्या है, समय बीतता चला गया। समय बीतने के बाद जब सिकंदर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसके पिता फिलिप सेकंड, कौन बेटा? पिता फिलिप सेकंड। पिता फिलिप सेकंड की 335 बीसी में 335 बीसी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई तो पूरा भार किस पर आ गया? अलेक्जेंडर पर। लेकिन हुआ क्या? इसका नया नाम रखा गया सिकंदर, क्योंकि इसने पहले अपने पिता से वादा किया था कि मैं विश्व विजयी का सपना लेकर के आया हूं, और पिता ने आशीर्वाद दिया था कि आपका नाम से ही इतिहास लिखा जाएगा और पूरा इतिहास आपका गुणगान करेगा। जब तक धरती पर सूरज चांद रहेगा सिकंदर तेरा नाम रहेगा। ये वाली भविष्यवाणी की। अब इसके बाद होता क्या है? फिलिप सेकंड की मृत्यु हो गई 2 साल के अंदर। कितना? विद इन 2 ईयर। इट मींस 335 के बाद 333 बीसी तक सिकंदर ने भाई साहब खतरनाक वाली सेना बना के तैयार कर दी। और जो सेना बनाई उसमें इसने एक जल सेनापति बनाया। क्या बेटा? जल सेनापति बनाया। और जल सेनापति का जो नाम था वो क्या था? निर्याकस। निर्याकस को जल सेनापति बनाया। एक बनाया थल सेनापति, और जो थल सेनापति बनाया बेटा उसका जो नाम था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था बेटा? सेल्यूकस निकेटर इसका नाम था। अब ये पूरी सेना बनाने के बाद अब ये आगे बढ़ता है। अब इसने क्या किया? यानी 333 में ही एक युद्ध लड़ा, और जो इसने युद्ध लड़ा वो कौन सा युद्ध था? अरबेला का युद्ध। यानी 35 में पिता की मृत्यु, 2 साल के अंदर 33 तक सेना बना दी, अरबेला का युद्ध लड़ा। और अरबेला का जो युद्ध था बेटा वो 2 शासकों के बीच लड़ा गया। यानी एक तो सिकंदर थर्ड के बीच में, और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था डेरियस थर्ड। क्या नाम था बेटा? डेरियस थर्ड। ये इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया और इसमें विजयी कौन रहा? सिकंदर। अब ये जो शासक है, अरबेला का युद्ध हुआ। अरबेला के युद्ध में सिकंदर जीत गया। जीतने के बाद क्या होता है? जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे जैसे जैसे इन्होंने काम करना शुरू किया तो कुछ समय के बाद अब ये आगे बढ़ा, इसने मिस्र पर अधिकार कर लिया। किस पर? मिस्र पर। पूरे यूनान पर अधिकार कर लिया। मिस्र जो पड़ता है वो अफ्रीका के ऊपर की तरफ पड़ता है, नॉर्थ साइड में, जिसको नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। किसको? मिस्र को नील नदी का वरदान। फिर इसके बाद एशिया माइनर। क्या बेटा? एशिया माइनर पर भी इसने अधिकार कर लिया। एशिया माइनर को अपने कब्जे में ले लिया, पूरा यूनान जीत लिया, और मिस्र पर इसने अधिकार कर लिया। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब ये बढ़ा तो हमारे यहां पड़ोसी देशों में पाकिस्तान के साइड में अफगानिस्तान पड़ता है, तो ये अफगान की भूमि पर आया। और जब ये अफगान की भूमि पर आया तो वहां इसने आने के बाद देखा कि वहां थोड़ी फर्टिलिटी है, अपनी जो आर्मी है वो सरवाइव कर पाएगी। कुछ समय रुका, वहां इसने क्या किया? अराकोसिया और जेंड्रोसिया और अराकोसिया, ये 2 नए नगर बसाए। और 2 नए नगर बसाने के बाद, यानी इनको आज की डेट में काबुल कांधार के नाम से जाना जाता है। जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल
और कांधार, इन दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। अब क्या होता है, जब ये आगे बढ़ा तो इसने कहा अपने सेनापति को, किसको, सेल्यूकस निकेटर को, कि भाई अब आप आगे जाएं और आगे देख करके आए कि कौन सा क्षेत्र है जहां हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, आराम से उस क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। तो जब ये गया तो जाने के बाद उसने देखा महाराज अभी एक देश और है जिसका नाम क्या है, आर्यवर्त है। उस समय देश का नाम आर्यवर्त हुआ करता था, आर्यवर्त है। जब ये आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते ही होता क्या है, रास्ते में एक पासिस पड़ता है जिसको हम कहते हैं खैबर दर्रा। एक खैबर दर्रा पड़ता है और खैबर दर्रा में एक जनजाति रहती थी, जो जनजाति थी उसका नाम क्या था, हस्ती जनजाति। कौन सी, हस्ती जनजाति। अब भाई साहब सिकंदर जैसे ही अपनी सेना को लेकर आर्यवर्त यानी देश की तरफ बढ़ा, भारत की तरफ, खैबर दर्रा में किससे सामना हो गया, हस्ती जनजाति से। और ये हस्ती जनजाति से जब इसका सामना हुआ, भाई साहब ये एक युद्ध प्रणाली जानती थी जिसको कहते हैं गोरेला युद्ध। यानी गोरेला युद्ध का मतलब क्या है, राजा पर आक्रमण करो और जाकर के कहां छुप जाओ, गुफाओं में, पहाड़ों में जाके छुप जाओ। तो ये साला का साला सीन चल रहा था। और जब ये सारा सीन चल रहा था तो उसी समय क्या होता है कि हस्ती जनजाति का गेम देख करके, हस्ती जनजाति का गेम देख करके ये थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन इसने कहा कोई नहीं, हम युद्ध जीत लेंगे। लगातार 1 महीने तक आक्रमण हुआ। कितना, 1 महीने तक आक्रमण हुआ और 1 महीने तक लगातार दोनों में युद्ध चला। लास्ट में हस्ती जनजाति को इन्होंने बंदी बना लिया। और जब हस्ती जनजाति को बंदी बना लिया तो बंदी बनाने के बाद होता क्या है, इनसे कहा कि भाई देखो हम इंडो ग्रीक यूनानी सैनिक हैं, हमारे पास ये कला नहीं है, आप ये कला हमें सिखाओ और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनसे अपनी जो हमारी टेक्निक है उसे आप सीखो। उसको जनजाति को अपनी सेना में मिला लिया, उनको बस खाना बदोश जीवन जीना था, खाने पीने के लायक ही कुछ चीजें चाहिए थी, तो वो इसको मिल गई। अब इसके बाद होता क्या है, ये यहां से आगे बढ़ता है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इरेज करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आगे पिक्चर बाकी है। इरेज कर रहा हूं बेटा, देखिए ध्यान से समझना बेटा, बेहतरीन शानदार जानदार चल रही है, एकदम गजब का मामला रहेगा, बेहतरीन मामला रहेगा। अब इसमें देखिए अब क्या होता है, इसने हस्ती जनजाति को अपने साइड में ले लिया। अब ये आगे बढ़ा तो आगे जैसे ही बढ़ा तो एक नगर पड़ता है, उसका नाम है बेटा सिकंदरिया। कौन सा नगर है, सिकंदरिया। और जो सिकंदरिया जो नगर है, यहां पर बढ़े आगे सिकंदरिया। अब सिकंदरिया नगर की इसने स्थापना की थी, स्थापना की थी। अब होता क्या है, अब ये आगे बढ़ता है। जब ये आगे बढ़ा तो एक नगर पड़ा इसके सामने, मसवंती नगर। कौन सा, मसवंती नगर। और मसवंती नगर की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था बेटा, मस्सक। क्या नाम था, मस्सक। और मस्सक की जो रानी थी उसका नाम क्या था, कृपा। और यहां जितनी भी सेना थी, जितनी भी सेना थी, उस सेना में सारी की सारी बेटा कौन थी, महिलाएं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति की खातिर ये सारी की सारी महिलाएं अपना जीवन न्यौछावर कुर्बान कर चुकी थी। इनका एक ही सपना था कि सिर्फ और सिर्फ जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। यानी वही वाली बात, सिर्फ और सिर्फ वतन की खातिर इनको अपनी जान कुर्बान करनी थी। बात समझ पा रहे, जिएंगे मरेंगे ए वतन तेरे लिए, वही वाला सीन इनका था। अब होता क्या है, सिकंदर का जो सेनापति था जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर से किसने कहा, सिकंदर ने, कि भाई अब आप जाओ और जाकर के कहां पहुंचना है, मस्सक। मस्सक के किले में जाओ और वहां की जो रानी है उसको हमारे बारे में बताओ और बोलो जाकर के कि इंडो ग्रीक यूनानी सैनिक आए हैं, कुछ भी हो सकता है, आत्मसमर्पण कर दो वरना मारे जाओगे। इन्होंने कहा अच्छा। तो ये गया सेल्यूकस निकेटर, पहुंचा रानी कृपा के महल में और जैसे ही दरवाजा खुला इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जितनी भी सोल्जर थी, जितनी भी महिलाएं थी, सबकी सब नव युवती अपने देश की खातिर सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने आजीवन अपनी सेना में ही रह करके देश की सेवा करने का वचन लिया था, प्रण लिया था। तो बेटा सभी लोग चैनल को, डीएनए धारा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और आपका इंस्टाग्राम है उस पर फॉलो करते रहें। फेसबुक पेज भी है डीएनए धारा के नाम से, वहां भी जुड़े सभी बच्चे, ठीक है ना।
सच बता रहा हूं, हर घरवर्दी हर तनवर्दी का सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मैं यकीन मानिएगा, कंटेंट दे रहा हूं बेहतरीन शानदार जानदार तरीके से, जी जान फूक रहा हूं। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दें और जबरदस्त तरीके से कमेंट भी करें। आगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगली वीडियो कौन सी टॉपिक की लेके आनी है। ठीक है, तैयार रहेंगे। अब देखें, सेल्यूकस निकेटर अब यहां पहुंचा। पहुंचने के बाद इसने देखा तो इसने कहा रानी से मिलना है। तो दासियों ने इसको एक होता है गेस्ट रूम, उसमें जाके बैठाल दिया। रानी कृपा आई और जब रानी कृपा आई तो रानी कृपा से इसकी मुलाकात हुई। तो रानी कृपा ने कहा कि महाराज आप हमें सोचने का मौका दें, हम जरूर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये अपने रौब में बोले नहीं, हम इंडो ग्रीक यूनानी सैनिक की सेना लेकर के आए, चढ़ाई कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रानी कृपा बोली एक रात अपनी सेवा का मौका दे दो। सेल्यूकस निकेटर भाई साहब थोड़ा सा लालची आदमी, बोला औरतें क्या कर लेंगी, रुक गया। जब ये रुक गया तो रुकने के बाद भाई साहब इसकी ऐसी खातिरदारी हुई कि दूसरे दिन लंगड़ाते हुए महल से बाहर गया। और इसको सबसे पहले जिसने देखा था उसका नाम था निर्याकस। निर्याकस देख करके समझ गया कि भाई साहब की खातिरदारी तगड़ी हो गई है। अब सिकंदर इसकी तरफ देख रहा था तो इसने कहा कि क्या हुआ। सेल्यूकस निकेटर बोला मेरी हालत देख के समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है महल के अंदर। तो भाई साहब इन्होंने कहा तो इसका मतलब आक्रमण करना है। तो मस्सक के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। क्या बेटा, मस्सक के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। और जब मस्सक के किले को घेर लिया तो यहां निर्याकस ने और सेल्यूकस निकेटर ने भाई साहब अपना पूर्ण जोर लगाया और लास्ट में अंदर किले के पहुंच गए और यहां महिलाओं की जो सेना थी उस पर आक्रमण किया। कौन कहता है कि देश में महिलाएं सुयोग्य शासका नहीं रही। प्राचीन भारत का इतिहास खोल के देखो, महिलाओं ने पूरे देश की सभ्यता संस्कृति बचाने वाला काम किया है। समझ पा रहे हैं। रानी कृपा को इन्होंने घेर लिया और बंदी बना लिया, घुटनों के बल बैठा दिया। और सिकंदर थर्ड ने इसके सामने ऑप्शन रखा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, या आपके सामने एक ही प्रपोजल है या विवाह कर लो। इसने कहा मुझे मार दिया जाए, विवाह नहीं करूंगी, लेकिन सभ्यता संस्कृति के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जब ये सारी चीजें रही तो सिकंदर काफी इंस्पायर हुआ। बोले महिला है, जब इतना इनके अंदर वीरता है, साहस है, सभ्यता संस्कृति बचा रही है, तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो। सिकंदर ने कृपा से कहा ये जो रियासत है आज से हमारी, आप टैक्स देंगी, शासन चलाओ। इसके बाद यहां से क्या हुआ, मस्सक के किले से सिकंदर आगे बढ़ता है। और मस्सक से जब सिकंदर आगे बढ़ा तो आगे जाते समय इसने क्या किया, ये पहुंचता है वैसा हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। और जब बेटा ये हिंदुकुश पर्वत गया तो यहां एक राजा था जिसका नाम था शशिगुप्त। क्या नाम था, शशिगुप्त का नाम का राजा हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में था। हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में शशिगुप्त नाम का राजा, एक नंबर का डरपोक आदमी। जैसे ही सेल्यूकस इसके पास पहुंचा इसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसके बाद हिंदुकुश पर्वत से सिकंदर आगे बढ़ता है तो यह जाता है तक्षशिला। कहां पहुंचता है, तक्षशिला पहुंचा। और जब यह तक्षशिला पहुंचा तो तक्षशिला में जाते ही इसने अपने थल सेनाध्यक्ष सेल्यूकस निकेटर को भेजा। तक्षशिला का इस समय जो शासक था आम्भी था। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, आम्भी ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। बेटा ध्यान रखना, यह वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आम्भी ने करवाई। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के इस समय कुलपति मतलब चांसलर जो थे उनका नाम था चाणक्य। और चाणक्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अब भाई साहब क्या होता है कि इसके बाद इन्होंने कहा, चाणक्य ने आम्भी से हथियार मत डाल देना, कितनी भी कोशिश कर लें, एड़ी चोटी का दम लगा दें, लेकिन हथियार नहीं डालने का है। मैं अभी प्रयास करने जा रहा हूं। और यहां से चाणक्य सीधे जाते हैं कहां, पाटलिपुत्र। और इस समय पाटलिपुत्र में जो शासन था वो कौन से वंश का था बेटा, नंद वंश का शासन था। कौन से वंश का, नंद वंश का शासक था। और नंद वंश का जो शासक कर रहा था उसका नाम था धनानंद। क्या नाम था बेटा, धनानंद या घनानंद। धनानंद या घनानंद इसका नाम हुआ करता था। अब भाई साहब क्या होता है,
अब क्या होता है कि धनानंद या घनानंद के पास कौन गया? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, एक ही बात है। ये इसके पास गए और जाकर के बोले कि महाराज, देश की सभ्यता संस्कृति खतरे में है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि तक्षशिला के जो शासक है आप भी हैं, उनके सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उधर देश में एक जगह है पंजाब, पंजाब का एक राजा है, उसका नाम है पोरस, और पोरस की सेना भी सिकंदर का सामना करने को तैयार है। उधर तक्षशिला की सेना भी, यानी आंबी की सेना भी सिकंदर का सामना करने को तैयार है। मेरा आपसे निवेदन है कि चल के इन दोनों का सहयोग करें, और अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं मानता हूं देश की सभ्यता संस्कृति बची रहेगी, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन भाई साहब इसका जस्ट अपोजिट हो गया। हुआ क्या? धनानंद को लगा अपमान, बोले कि एक शिक्षक होने के नाते हमको सलाह देने आए हो, और मतलब और भी बहुत सारी बातें रही। कुल मिलाकर के चाणक्य विष्णुगुप्त का धनानंद या घनानंद ने अपमान कर दिया। और जब अपमान कर दिया तो इसके बाद हुआ क्या? इनसे कहा विष्णुगुप्त से कि आचार्य, आप एक शिक्षक हैं, कुलपति हैं, शिक्षा देने का काम करें, फालतू का ज्ञान ना दें, सेना अध्यक्ष बनने की कोशिश ना करें। ये बात चाणक्य को बुरी लगी। चाणक्य ने भरे दरबार में कहा कि धनानंद, याद रहे, एक दिन तेरे वंश का सर्वनाश होगा, और मैं आज से प्रण लेता हूं कि जो मेरा अपमान तूने किया मैं इसका प्रतिशोध लेकर के रहूंगा। लेकिन याद रहे, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। क्या? शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। किसने कहा? विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, एक ही व्यक्ति का नाम है। किससे कहा? धनानंद से। अपमान का घूंट पी करके आगे बोले प्रतिशोध लेकर के रहूंगा अपने अपमान का। अब लास्ट में हुआ क्या कि जब तक ये लौटा चाणक्य यहां से लौटे, तब तक राजा आंबी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो इसके बाद सिकंदर थर्ड की सेना किधर राज्य की तरफ बढ़ गई? पंजाब राज्य की तरफ बढ़ गई। बेटा अब हमें आगे बढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है? आगे कहानी चलेगी अभी। चलिए, यानी पंजाब का जो राजा है जिसका नाम क्या है बेटा? पोरस, अकेला खड़ा रहेगा। कैसे खड़ा रहेगा? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन शानदार जानदार कंटेंट लेकर के आ रहा हूं बेटा, स्टोरी बेसिस करा रहा हूं, ध्यान रखना, आसानी से याद भी हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को भी कहानियां सुना सकते हो आप, ठीक है ना? देखिए, पंजाब, पंजाब किसे कहते हैं? जहां 5 नदियां। कौन सी? सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास और झेलम। ठीक, यानी 5 नदियां हैं, सिंधु, सतलज, रावी, झेलम और व्यास। कितनी नदियां हो गई? 5। जहां से 5 नदियां निकलती हैं उसको क्या कहते हैं? पंजाब। ध्यान रखना। और पंजाब का इस समय जो राजा है बेटा, उसका क्या नाम है? पोरस। क्या नाम है बेटा? पंजाब का जो राजा है उसका नाम है पोरस। अब होता क्या है, इधर से भाई साहब सिकंदर थर्ड राजा आंबी से आत्मसमर्पण करा करके वापस आया, आगे बढ़ा। इसका जो सेनापति था जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर इसका नाम था। और यह थल सेनापति था, और जल सेनापति जो था उसका नाम क्या था बेटा? निर्याकस। क्या नाम था बच्चा? निर्याकस। अब होता क्या है कि सिकंदर थर्ड ने अपने सेनापति, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पोरस के पास भेजा। ये गया भाई साहब, अपनी सेना की गाथा करने लगा, बोला इंडो ग्रीक यूनानी सैनिक है, 6-7 फीट हाइट है, तगड़ा शरीर है, रुकेंगे नहीं, उड़ा देंगे, बेहतर होगा आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन ये बोला कि आप भी अपनी सेवा का मौका दें। एक रात का हमने सुना था मसवंती नगर की रानी कृपा के यहां आपने सेवा करवाई थी, ये समझ गया। बोले महाराज अपन को माफ करो, अपन चले, हम आपका जवाब समझ गए। सेल्यूकस निकेटर गया और सिकंदर से बोला कि महाराज वो नहीं मानेगा, आत्मसमर्पण नहीं करेगा, आक्रमण की तैयारी करो। यहां पर जो नदी थी उसका नाम झेलम था। घटना है बेटा 326 बीसी की। 326 बीसी में झेलम नदी के तट पर, कौन सी नदी? झेलम नदी के तट पर एक किनारे पर कौन है? सिकंदर अपनी सारी सेना के साथ है, और इधर साइड में जो है वो पोरस है। झेलम नदी को सिकंदर
हाइडे स्पीस कहता था। क्या बेटा? हाइडे स्पीस कहता था। और झेलम नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? वितस्ता कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? वितस्ता कहा गया है ऋग्वेद में। कौन सी नदी को? झेलम नदी को। अब इसके बाद होता क्या है कि पोरस के पास जब सेल्यूकस गया तो इसने मना कर दिया। अब 326 में इसने थोड़ा सा इंतजार किया, कारण कि उस समय बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से झेलम नदी में आ गई थी बाढ़, उफान आ गया। जब नदी पर थोड़ा सा क्या थोड़ा सा उफान कम हुआ तो इसने झेलम नदी पर एक पुल बनाया। और बेटा जो पुल बनाया था झेलम नदी पर, उस पुल का नाम था ओहिंद का पुल। कौन सा बेटा? ओहिंद का पुल बनाया था। और ये जो ओहिंद का पुल बनाया, सेना ने इस पुल को पार किया। पार करते ही सिकंदर ने पूरे पुल को उड़वा दिया। इसके बाद क्या? सेना बोली या तो सामना करो वरना मारे जाओगे। और जैसे ही इसकी सेना ने पूरा पुल पार किया झेलम नदी का, सामने जो खड़ा मिला बेटा, कौन खड़ा मिला? पोरस, बिल्कुल एकदम सेना को लेकर के तैनात। अब जब ये सामने खड़ा मिला, सिकंदर बोला ये कब हुआ? बोले कि महाराज इसने पहले से तैयारी कर रखी थी। अब इसका आमना सामना होता है 326 बीसी में। झेलम का युद्ध पोरस सिकंदर के बीच में लड़ा गया। पोरस ने इसका भाई साहब पहली बार में हवाई जहाज बना दिया, बहुत मारा उठा उठा के। तभी इसने देखा किसकी तरफ? सेल्यूकस निकेटर की तरफ। सेल्यूकस निकेटर भाई साहब दौड़ के आया पोरस को मारने के लिए। इसने इसको भी लपेट लिया, क्योंकि यह भी बहुत तगड़ा था, एकदम चॉकलेटी बॉय, 6-7 फीट हाइट, एकदम खतरनाक वाला आदमी था भाई साहब। हाँ सच बता रहा हूं, चॉकलेटी बॉय था ये। अब इसके बाद हुआ क्या? ये दोनों जैसे तैसे जान छुड़ा करके इससे थोड़े पीछे हुए। तभी इन्होंने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके सिकंदर ने सामने से आक्रमण किया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी सेना लेकर के पीछे से आक्रमण किया और निर्याकस ने बीच सेना में आक्रमण किया। और तभी इसने क्या किया? बीच में इसकी हाथियों की सेना थी। किसकी? पोरस की। निर्याकस ने पोरस की हाथी की सेना की आंखें फोड़ दी और हाथी की सेना ने हाथी की सेना ने पोरस की सेना को कुचल दिया। लास्ट में पोरस को बंदी बनाया गया। बंदी बना के घुटनों के बल बैठाला और जब बैठाला तो उससे कहा बोल तेरे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या? पोरस बोला छोड़ने की गलती मत करना, अगर एक बार छोड़ दिया आजीवन पछताओगे, बेहतर होगा सर कलम कर दो। सिकंदर काफी प्रभावित हुआ, बोला कि एक तो महारानी थी कहां की? मसवंती नगर, मस्सक की रानी, और एक ये मिला है पंजाब का सूरवीर। अब हम यहीं से वापस जाएंगे, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद हुआ क्या? यहां पर इसका घोड़ा भी मारा गया था। तो इसने यहां पर 2 नगर बसाए थे, एक तो सिकंदरिया नगर, सिकंदरिया, ठीक, और एक नगर घोड़ा के नाम पर बसाया था जिसका नाम था बुकेफला नगर, बुकेफला नगर। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा और जब आगे बढ़ा तो ये पहुंचता है व्यास नदी के किनारे। और जब व्यास नदी के किनारे गया तो वहां पर इसको एक जनजाति मिल गई और जो जनजाति मिली बेटा उसका नाम था अस्पोसियाई। क्या नाम था बेटा? अस्पोसियाई जनजाति इसको मिल गई। और भाई साहब इतनी ज्यादा खतरनाक जनजाति कि एक तरीके से जो भारत में अघोरी साधु हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे? बहुत खतरनाक तरीके से तंत्र विद्या करते थे और सिकंदर की सेना डर गई, घोड़े वाली सेना डर गई। अब इन लोगों में बवाल मच गया, बवाल मच गया तो इनमें दिक्कत हो गई। और जब दिक्कत ज्यादा हुई तो उसी समय अस्पोसियाई जनजाति के डर की वजह से सेल्यूकस निकेटर गया सिकंदर के पास, बोला महाराज क्षमा करो, सेना डर रही है, वापस चलो। सिकंदर थर्ड बोला चलो ठीक है वापस चलते हैं। अब सिकंदर थर्ड यहां से वापस जाता है और जब ये वापस जाता है तो घटना है 323 बीसी की। और 323 बीसी में जब ये वापस जाने लगा तो यहां से कुछ चीजें लेकर के गया। और जब ये कुछ चीजें लेकर के गया तो यहां से क्या ले गया? एक तो ज्योतिषी लेके गया, हाथ देखने वाले। दूसरा राज वैद्य लेकर के गया, राज वैद्य यानी जो देसी दवा देते थे। तीसरा सफेद मोर लेकर के गया, सफेद मोर। इसके बाद बाकी यहां से धन दौलत या फिर मैं कह दूं खजाना लेकर के गया। यूनानी जो मेडिसिन खाते हो ना, वो भारतीय राजवैद्यों की कला है जो सिकंदर लेके गया था अपने साथ। अब हुआ क्या कि जब ये 323 बीसी में ये भाई साहब कहां पहुंचते हैं? ये पहुंचता है बेबीलोन। कौन सी जगह? बेबीलोन पहुंचता है। और बेबीलोन पहुंचने के बाद ये कहता है यार ये जो इसके ज्योतिषी है देखो तो सही कैसे यार, रवर्त के कुछ है या नहीं है। तो इसने एक ज्योतिषी को बुलाया, बोले इधर आओ भाई,
बोले जी महाराज बताइए क्या बात है। बोले बात ये है, मेरा हाथ देखो, मुझे देख के बताओ मैं कब मरूंगा। ये कैसा सवाल है। बोले हाँ यही तो सवाल है, यही बताना है मैं मरूंगा कब। बोले बिल्कुल बता दे। हाथ देखा, ज्योतिषी बोला यार कुछ तो गड़बड़ है, ये तो मरने वाला है। इसने कहा महाराज जिस दिन आसमान सोने का हो जाएगा और जमीन लोहे की हो जाएगी, समझ लेना आपकी मृत्यु तय है। बोले अच्छा कि हाँ। सिकंदर बड़ा खुश हुआ, बोले मैं तो अजर अमर हूं, इसका मतलब मैंने पिता से जो वादा किया था, विश्व विजयी का सपना पूरा कर लिया। और मैंने वादा किया था कि मेरा इतिहास में नाम नहीं होगा, मेरे नाम से इतिहास लिखा जाएगा। तो आज देख लो 23 साल की उम्र में मैंने क्या से क्या कर दिया। बड़ा मामला खुश भाई साहब, बहुत खुश। 33 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर रहा है। और जब ये इतना बड़ा कारनामा कर रहा है, बड़ा खुश हुआ और उसके बाद झूमते झूमते बेहोश होके गिर पड़ा। जैसे ही बेहोश होके गिरा तो इसका जो जल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर दौड़ा और जाकर के भाई साहब ये लोहे की ढाल लेकर के आया और लोहे की ढाल को खींच के खोला, जमीन पर बिछा दिया, उसके ऊपर सिकंदर को लिटाया। यहां से बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी लूट करके ले गया। तो उसमें एक सोने का छाता था, छाता खोला और उसके ऊपर छाया के लिए लगा दिया। इसका मतलब जानते हो, सिकंदर होश में आया। होश में आते उसने ऊपर देखा और आसमान सोने का, जमीन लोहे की। भाई साहब तोते उड़ गए। इसने इसको बुलाया ज्योतिषी को, बोले इधर आओ भाई। ज्योतिषी बोला क्या हुआ। बोले मैंने अभी बोला था हाथ देख के बताओ हाथ में क्या है, तो तुमने कहा कि जमीन लोहे की आसमान सोने का होगा तभी मरोगे, ये तो मृत्यु आ रही है, सीधा नहीं बता सकते थे। बोले बताता तो क्या जिंदा छोड़ते। जब भाई साहब बोला यार बात तो सही है। इतनी देर में ही सिकंदर को दिख गया कि मेरा अंतिम समय आने वाला है, मौत के दौरे पड़ने लगे। इसने तुरंत भाई साहब किसको बुलाया, इसने बुलाया सेल्यूकस निकेटर को और इससे कहा कि सेल्यूकस मेरी बात का ध्यान दिया जाए और मेरी बात यह है कि मेरी 3 इच्छाएं हैं। बोले कौन सी महाराज। बोले पहली इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी अर्थी राजवैद्य के कंधों पर निकाली जाए। बोले क्यों। बोले कितना भी बड़ा राजवैद्य डॉक्टर लग जाए, जब मृत्यु आती है तो बचा नहीं पाता। इसकी मृत्यु होने का कारण जब ये भारत से लौट के गया, अस्पोसियाई जनजाति से युद्ध हो गया था, ब्यास नदी तक आया था और युद्ध में ये घायल हो गया, तो इस वजह से ये मृत्यु के मुंह तक पहुंचा। बोले पहली इच्छा है कि मेरी अर्थी राजवैद्य के कंधे पर निकाली जाए। बोले दूसरी महाराज। बोले दूसरी ये कि जब राजवैद्य मेरी अर्थी को लेकर जाएंगे तो जितना धन दौलत लेकर के आया हो सब उसके पैरों में बिछा दिया जाए। बोले जी महाराज। बोले तीसरी। बोले तीसरी ये है कि अर्थी के बाहर मेरे हाथ खुले रखे जाएं, मतलब खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है। और सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसके बाद सिकंदर का जितना साम्राज्य था वो किसको मिला, सेल्यूकस को। और सेल्यूकस कहां का राजा बन गया, बैक्ट्रिया का राजा बन गया। कहां का बेटा, बैक्ट्रिया का राजा बन गया। और सेल्यूकस की जो पुत्री थी उसका नाम था हेलेना। बात समझ में आई। और बेटा इससे आगे का जो टॉपिक करेंगे हम कल करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे तो आपका रेलवे का एसएससी है, यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसआई है, या फिर आपका रेलवे है, या कोई भी एग्जाम है, ध्यान रखना कंटेंट भरपूर दूंगा। लेकिन मुझे आपका बस एक सहयोग चाहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जो वीडियो आपको चाहिए, जो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, वो वीडियो का नाम डालें या टॉपिक का नाम डालें, उसकी वीडियो बनाऊंगा। अपना फीडबैक जरूर दें वीडियो देखने के बाद। और इंस्टाग्राम चैनल पर भी डीएनए धारा के नाम से बना हुआ है, उसको भी फॉलो कर लें। तो सभी साथी अपना और अपनों का ख्याल रखें और आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।